एक महिला सरकारी स्कूल की टीचर थी। उसकी दिन तो बच्चों के साथ स्कूल में कट जाती थी, लेकिन रातें काटना बहुत ही मुश्किल होता था। उसकी रातें वो अपनी रातें रो रो के काटती थी, क्योंकि वो पिछले 1.5 साल से बिल्कुल अकेली थी। जब उसकी शादी हुई थी तो शादी के कुछ दिनों बाद उसके पति के एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, जिससे कि जो लड़की रहती है बिल्कुल महिला रहती है बिल्कुल अकेली हो जाती है। उसकी ज़िंदगी वीरान हो जाती है और उसके जो ससुराल के लोग भी थे वो उससे मतलब नहीं रखते थे, क्योंकि ससुराल में सास ससुर के अलावा और कोई नहीं था। सास ससुर का कहना था कि जब मेरा बेटा ही नहीं है तो बहू से क्या मतलब है। इसलिए वो लड़की बिल्कुल अकेली थी, उसकी ज़िंदगी बहुत ही सुनसान थी, उसे एक सहारे की ज़रूरत थी। ऐसे में एक उम्मीद की किरण जगती है, लेकिन उसका अपना एक अलग ही दिक्कत होती है, समस्या होती है। तो दोस्तों ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, कहानी पारिवारिक कहानी है, आपको इस कहानी को जरूर सुननी चाहिए। तो आइए जानते हैं इस कहानी की पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। मैं हूँ ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति वॉइस चैनल में स्वागत है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और आप लोग के बीच में मैं ऐसे ही नए नए इंटरेस्टिंग वीडियो ला सकूँ। तो दोस्तों आज की जो ये सच्ची कहानी है, ये कहानी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की है। वहाँ की रहने वाली सुजाता, जो कि एक सरकारी स्कूल की टीचर होती है, वो बहुत ही सुंदर होती है। उसकी जब शादी कुछ दिनों के बाद उसकी शादी फिक्स हो जाती है और उसकी शादी उसी बैतूल जिले के रहने वाले प्रयाग से हो जाती है 2021 में, बहुत ही धूमधाम के साथ। जो प्रयाग रहता है वो भी सरकारी स्कूल का टीचर रहता है। दोनों पति पत्नी शादी के बाद बहुत ही खुश होते हैं और दोनों की अलग अलग जगह पर ड्यूटी होती है। जो सुजाता रहती है उसका ड्यूटी रहता है हरदा जिले में, वो हरदा जिले में वो पढ़ाती थी, और जो प्रयाग रहता है वो खंडवा जिले में अपनी ड्यूटी कर रहा होता है। दोनों अपनी अपने ज़िले में अपने अपने जगह पर स्कूल के पास में ही किराए की रूम लेकर वहाँ पर रह रहे थे और अपनी ड्यूटी कर रहे थे, यानी कि स्कूल में पढ़ा रहे थे। और जब भी प्रयाग को मौका मिलता, यानी कि शनिवार को, वो सुजाता के पास मिलने के लिए चला जाता था और शनिवार की रातें बहुत ही दोनों एक साथ बहुत ही अच्छे तरीके से बिताते थे उस पल को। और जब रविवार के दिन प्रयाग अपनी पत्नी को कहीं घुमाने ले जाता था, क्योंकि उनके पास बाइक थी। इसके बाद जब सुबह सोमवार को वो लोग दोनों अपनी अपनी ड्यूटी पर लग जाते थे। ऐसी ही उनकी ज़िंदगी कट रही थी। दोनों अपनी ज़िंदगी में बेहद ही खुश थे। दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते थे। पता ना उनकी ज़िंदगी में किसकी नज़र लग जाती है। एक दिन जो प्रयाग रहता है अपनी पत्नी सुजाता से मिलने के लिए आ रहा होता है, तभी रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और मौके पर उसकी मौत हो जाती है। जो सुजाता रहती है बेचारी बिल्कुल अकेली हो जाती है, उसकी ज़िंदगी सुनसान हो जाती है, बहुत ही रोती है। वो समझ में नहीं आता कि आखिर वो करे तो क्या करे। प्रयाग के माता पिता भी बहुत रो रहे थे, क्योंकि प्रयाग अपने माता पिता का एकलौता संतान होता है। ऐसे ही जो सुजाता रहती है वो 6 महीने की अपने स्कूल से छुट्टी लेती है। कुछ दिन तो मायके में अपनी ज़िंदगी काटती है, बिताती है, और कुछ दिन ससुराल में। ऐसे ही 6 महीने की छुट्टी बीत जाती है, समय का चक्र चलता रहता है। फिर सुजाता अपनी जगह पर आ जाती है, जहाँ पर वो पढ़ा रही होती है, वहाँ पर अपना काम करने लगती है, अपनी ड्यूटी करने लगती है। लेकिन बिल्कुल अकेली होती है, उसे एक सहारे की ज़रूरत होती है। इसके बाद जो प्रयाग के बुआ के एक लड़का रहता है, उसका नाम राहुल रहता है। वो बंगलौर में एमटेक की पढ़ाई कर रहा होता है। वहाँ पर पढ़ाई करने के बाद उसकी एक नौकरी लग जाती है, और जब नौकरी लगती है तो सोचता है कि थोड़ी 2-3 महीने के लिए घर चला जाऊँ, वहाँ से घूम कर आऊँ। इसके बाद वो अपने घर आ जाता है, और जब घर आता है तो घर आने के बाद सोचता है कि क्यों ना अपने मामा मामी के यहाँ भेंट करके आऊँ, क्योंकि जो राहुल था वहाँ अपने मामा मामी के यहाँ बहुत दिन रह चुका था। वो 6वीं से लेकर 9वीं तक वहाँ पर पढ़ाई किया था, इसलिए उसे मामा मामी की याद आने लगती है। एक दिन वो अपने मामा मामी के घर आता है, यानी कि प्रयाग के माता पिता से मिलने आता है। जब वहाँ पर आता है तो प्रयाग के माता पिता राहुल को देखकर रोने लगते हैं। जब रोने लगते हैं तो राहुल भी भावुक हो जाता है और कहता है कि मामा मामी मत रो। वो बताते हैं कि मेरा एक सहारा था, मेरा एक बेटा था, वो भी अभी इस दुनिया से जा चुका है। हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था कि हम लोग अपनी ज़िंदगी कैसे काटेंगे। राहुल अपनी मामा मामी से बातें करता है और वो लोग पूछते हैं कि बताओ तुम्हारी पढ़ाई कैसी है। तो राहुल बताता है कि मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है और मुझे एक नौकरी भी लग चुकी है। सोचा कि अपने घर अपने गाँव चलूँ, 2-3 महीने के लिए वहाँ थोड़ी देर कुछ वहाँ जाकर गाँव में जाकर घूमूँ, पूरी बातें करूँ। इसके बाद सोचा कि आप लोग से भी मिलते चलूँ।
इसके बाद वो अपनी भाभी के बारे में पूछने लगता है, यानी कि प्रयाग के पत्नी के बारे में पूछता है। तो प्रयाग के माता पिता कहते हैं कि वो तो वहाँ पर रहकर अपनी सरकारी स्कूल में पढ़ा रही है, अपनी नौकरी कर रही है। राहुल पूछता है कि क्या वो कभी यहाँ पर आती नहीं है। तो उसके सास ससुर कहते हैं, यानी कि प्रयाग के माता पिता कहते हैं कि नहीं, हमने उसको यहाँ पर आने के लिए मना कर दिया है। तो राहुल पूछता है कि आप लोगों ने ऐसा क्यों किया। तो वो लोग बताते हैं कि हमने मना कर दिया, कि कोई आती है तो उसका दुख और हम सबका दुख बढ़ जाता है, इसलिए हम लोग कह चुके हैं कि तुम जहाँ रह रही हो वहीं पर रहो। राहुल कहता है कि आप लोग ये सब ठीक नहीं किए हैं, वो तो बेचारी बिल्कुल पहले से ही अकेली हो और आप लोग भी उसको अकेला कर दिए हैं। फिर प्रयाग के माता पिता कहते हैं कि ठीक, शायद तुम ठीक कह रहे हो बेटा। इसके बाद उसके राहुल कहता है कि क्या मैं भाभी को लेने जाऊं। प्रयाग के माता पिता कहते हैं कि अगर तुम्हारी मर्जी है तो लेने जाओ, इसमें पूछने वाली क्या बात है। फिर राहुल कॉल करके सुजाता से कहता है कि भाभी मैं वहाँ पर आ रहा हूँ तुमसे भेंट करने के लिए, मुलाकात करने के लिए, लेकिन जब मैं वहाँ पर आऊँगा तो तुम रोना मत। यह बात सुनकर सुजाता रोने लगती है। सुजाता जब रोने लगती है तो राहुल कहता है कि मैंने तुमको मना किया था रोने के लिए, जब तुम रोगी तो मैं वहाँ पर कैसे आऊँगा। इसके बाद सुजाता अपने आप को कंट्रोल कर लेती है और कहती है कि ठीक है, आप आइए, मैं आपका इंतज़ार करूँगी। राहुल वहाँ पर जाता है, जो कि 50-60 किलोमीटर दूर रहता है। जब वहाँ पर जाता है तो देखता है कि सुजाता उसकी इंतज़ार कर रही है। सुजाता के चेहरे को देखकर राहुल भावुक हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ही बेचारी की तरह लग रही थी। आप लोग तो समझ सकते हैं कि जिस औरत का पति नहीं है उसकी ज़िंदगी कैसी हो सकती है, उसका चेहरा कैसे हो सकता है। उसके चेहरे पर बिल्कुल उदासी थी। सुजाता उसको अपने कमरे में ले जाती है, उसको बैठाती है और कुछ नाश्ता वगैरह खाने को देती है। फिर दोनों बातें करने लगते हैं। राहुल पूछता है कि भाभी बताओ तुम कैसी हो, और सुजाता कहते हैं कि तुम तो देख ही रहे हो कि मैं कैसी हूँ, मेरी हालत क्या है, अब मैं कैसे रह सकती हूँ। इसके बाद वो भावुक हो जाती है, रोने लगती है। राहुल अपनी भाभी को चुप कराता है, कहता है कि रो मत भाभी, जो भगवान की मर्जी हो वही होगा, हम लोग का इसे कुछ कर नहीं सकते हैं। इसके बाद सुजाता राहुल से कहती है कि बताओ राहुल, तुम्हारी पढ़ाई का क्या हुआ, तुम क्या कर रहे हो। राहुल कहने लगता है कि मेरी एमटेक की पढ़ाई पूरी हो चुकी है और मुझे एक अच्छा खासा नौकरी भी मिल चुका है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं गांव पर होकर आऊं। लेकिन जब गांव पर आया तो गांव वालों को भी मुझे परेशान कर दिया और मेरे आते ही मेरे रिश्ता तय कर दिया और सब कुछ ठीक ठाक भी कर दिए हैं, लड़की भी देख चुके हैं और सोच रहे हैं कि जब तुम यहाँ आए हो तो शादी करके ही जाओ। इसके बाद वो अपना मोबाइल निकालता है और मोबाइल निकालने के बाद एक लड़की का फ़ोटो दिखाने लगता है और कहता है कि देखो भाभी, यही मेरी होने वाली पत्नी है, इसका नाम शालिनी है। जब सुजाता उसके फ़ोटो को देखती है तो खुश हो जाती है, कहती कि ये लड़की तो बहुत ही सुंदर है। इसी बीच अचानक शालिनी का कॉल आ जाता है। जब शालिनी का कॉल आता है तो राहुल कहता है कि देखो, इसका नाम लेते ही इसका कॉल आ गया। उसका कॉल को उठाता है। शालिनी राहुल से बातचीत करती है, उसका हाल चाल लेती है, फिर कहती है कि कहाँ पर हो। राहुल कहता है कि मैं अपने मामा मामी के घर आया हूँ। शालिनी तुरंत वीडियो कॉल करती है, कहती है ठीक है, मैं वीडियो कॉल कर रही हूँ, मैं तुम्हारे मामा मामी को देखूंगी। वो तुरंत वीडियो कॉल करती है तो कहते हैं कि राहुल बताता है कि मैं मामा मामी से मिलने आया था, लेकिन अब यहाँ पर आ गया हूँ। जो तुमको बताया था कि मेरी एक भाभी है, यहाँ पर रहकर पढ़ाती है, वो सरकारी स्कूल की टीचर है और मैं यहाँ पर आया हूँ भाभी से मिलने के लिए। तो वो कहता है कि तुम तो कह रहे थे कि मामा मामी के यहाँ, जब तुम अपने मामा मामी के यहाँ गए थे तो वहाँ पर क्या करने गए हो। इसके बाद राहुल कहता है कि यहाँ मैं अपनी भाभी से मिलने के लिए आया था और जब मैंने भाभी को तुम्हारी फ़ोटो दिखाई तो वो कह रही है कि ये लड़की बिल्कुल अच्छी नहीं है। इस पर शालिनी को गुस्सा आ जाता है। कहते कि ठीक है, मैं तो ठीक नहीं हूँ और तुम उनके लिए कितना अच्छा हो, मैं सब जानती हूँ। इस बातें को सुनकर राहुल परेशान हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। कहते कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो, क्या मैं अपने रिश्तेदार से मिलने नहीं आ सकता। तो शालिनी कहती है कि रिश्तेदार तो ठीक है, लेकिन रिश्तेदारनियों से मिलना ये बिल्कुल भी गलत बात है और उस औरत से तो बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए जिसका कोई पति ना हो। यह बात सुनकर सुजाता बहुत फूट कर रोने लगती है। राहुल फिर फ़ोन को कट कर देता है। उसे तो गुस्सा आया था लेकिन वो उस समय कुछ बोलता नहीं है। इसके बाद सुजाता से कहता है कि भाभी तुम परेशान ना हो और इसकी बातों को अपने दिल से मत लगाओ। ये कुछ ऐसी ही बातें बोल देती है जो कि बुरा लग जाता है। इसके बाद राहुल सुजाता को अपनी बाइक पर बैठाता है और उसके ससुराल लाता है, यानी कि अपने मामा मामी के यहाँ लाता है। वहाँ पर लाने के बाद वो शालिनी को कॉल करता है और कॉल करके उसको बुरा भला कहता है कि तुम्हें ऐसी बातें करते शर्म नहीं आई। एक मेरी संस्कारी भाभी है, कितनी अच्छी है, उसके बारे में ऐसी बातें कर रही हो, ये बहुत ही बुरी बात है।
फिर शालिनी को गुस्सा आ जाता है, कहता वो भी उल्टा सीधा बोलती है। इसके बाद शालिनी अपने घर वालों से सब पूरी बात बताती है कि एक औरत के लिए राहुल मुझे ये सब बातें बोल रहा है। उसके घर वाले राहुल के माता पिता को कॉल करते हैं और उनसे कहते हैं कि आपका बेटा मेरी बेटी से ऐसी बातें क्यों कर रहा है। तो राहुल के माता पिता राहुल से कहते हैं क्या तुमने शालिनी से ऐसी ऐसी कुछ बातें बोली है जो कि नहीं बोलना चाहिए था। राहुल कहता है कि मैं कोई अनपढ़ नहीं हूँ, मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ और मेरी बातें तो सबको पता है कि मैंने क्या बोला, लेकिन शालिनी की बातों को कोई नहीं जानता कि वो क्या क्या बोली है। तो उसके घर वाले कहते हैं, उसके माता पिता कहते हैं कि वो ठीक ही बोल रही है। जब तुम्हारी शादी ठीक हो गई है तो तुम किसी औरत से बात करो, ये तुम उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। राहुल कहता है कि वो मेरे रिश्ते में भाभी है और मैं यहाँ पर रह चुका हूँ। क्या मुझे इतना भी हक नहीं है कि अपनी भाभी से हालचाल पूछूं, अपनी मामा मामी से भेंट करूं? अभी 4 दिन ही शादी ठीक की है, मैं उसी के इशारे पर नहीं चलने वाला। वो जो कहेगी मैं वही करने वाला नहीं हूं, क्योंकि अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है। इसी बीच दोनों बीच में इतनी बातें बढ़ जाती है। राहुल बहुत ही गुस्सा हो जाता है और कहता है कि जब मेरी भाभी को लेकर मेरे ऊपर इतनी लांछन लगा दिए जाते हैं तो मैं ये शादी रिश्ता तोड़ रहा हूँ, मैं शालिनी से शादी नहीं करूँगा। वो साफ मना कर देता है कि मैं शालिनी से शादी नहीं करूँगा। वो सुजाता से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है और उसके जो घर वाले रहते हैं, राहुल के घर वाले बहुत ही परेशान हो जाते हैं। लेकिन जो ये ठान लिया तो ठान लिया, अब किसी की बात को मानने वाला नहीं होता है। सुजाता के सास ससुर यानी कि प्रिया के माता पिता से कहता है कि मैं सुजाता से शादी करने के लिए तैयार हूँ, तो वो लोग भी खुश हो जाते हैं। राहुल कहता है कि मैं इतने दिनों से यहाँ पर रह रहा हूँ, लेकिन कोई ये नहीं समझने वाला है, आप लोग को दुख को कोई नहीं समझता है, लेकिन मैंने ठान लिया है कि मैं सुजाता भाभी से शादी करूँगा और उनकी ज़िंदगी को आगे बढ़ाऊँगा, उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाऊँगा। और जब सुजाता से बात करता है कि भाभी मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तो सुजाता कुछ नहीं बोलती है। वो कहती है कि मैं आपके लायक नहीं हूँ। वो कहता है कि तुम मेरी लायक हो या नहीं, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और ये मेरी मर्जी है, मैं अपनी मर्जी से खुद कर रहा हूँ, तुम्हारी क्या मर्जी है, तुम अपना मर्जी को बताओ। इस बीच सुजाता कुछ नहीं बोलती है, वो भी हाँ कर देती है। दोनों में शादी हो जाती है और दोनों ही बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी बिताने लगते हैं। जो सुजाता थी वो अपने यहाँ रहकर नौकरी करने लगती है और जो राहुल था उसका जहाँ नौकरी था, जहाँ जब वहाँ पर रहकर अपना काम करने लगता है। जब भी दोनों को छुट्टी मिलती, मौका मिलते, दोनों एक साथ आते, अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ाते, अपने एक साथ रहते, अपना वक्त बिताते थे। तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी आपको? इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस कहानी आपको ये कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़ता है। फिर मिलते हैं अगले दिन नई कहानी के साथ, नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।